आज का जो हमारा टॉपिक होगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आज के समाज को देखते हुए काम करेगा और उसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या चीज है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है एक के लिए सब, सब के लिए एक। इसको जानने से पहले हम अगर ये समझ लें कि इसके पीछे उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों इसको बनाया गया। याद कीजिए 1947 का टाइम, जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, उस समय बड़ी विचित्र स्थिति थी। देश पूरी तरह से दो हिस्सों में बटा हुआ था। गरीब इतना गरीब कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, और अमीर इतने अमीर कि वो लॉर्ड्स, राय बहादुर जैसे तमगों से विभूषित होते थे। उनके पास इतना पैसा कि गिनने की फुर्सत नहीं, और गरीब इतना गरीब कि बीच में, यानी कि एक तरह से कहा जाए मिडिल क्लास था ही नहीं। हायर मिडिल क्लास, और इसकी बात ही मत कीजिए, लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर टू लोअर क्लास, बस यही था, या फिर रिच क्लास। अब उस समय सरकार के सामने एक समस्या खड़ी थी, कैसे कैसे करें। इंडस्ट्रीज एक दिन में लग नहीं जाती, बिजनेस एक दिन में सेटल नहीं होता। तो इस काम के लिए भारत सरकार ने मोरारजी देसाई और दूसरे नेताओं के नेतृत्व में एक कॉन्सेप्ट लेके आई, कोऑपरेटिव सोसाइटी। हालांकि नया कॉन्सेप्ट नहीं था, 1919 से ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आ गया था, लेकिन बस वो नाम चला। इफेक्टिवली इसको 1950 से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बेसिक मंत्र इसका क्या रखा गया? वन फॉर ऑल एंड वन फॉर ऑल। वन, सॉरी, यहां मैं गलत लिख गया, माफ कीजिएगा। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। एक के लिए सब, सबके लिए एक। इसके अंदर क्या किया गया? एज द पर्पज ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो टू सर्व द सोसाइटी, and this form of business stands in it. In fact, this type of business is one of the most unique forms of business organization. यहाँ पे मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। What I said, most unique form, बिल्कुल अलग है। अलग क्यों है? सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, या आपका क्या बोलते हैं, कंपनी हो, हर एक का ऑब्जेक्ट क्या था? हर एक का ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट कमाना। यहां पर ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट है लोगों के बीच में सेवा भावना को विस्तार देते हुए, अगर संभव हो तो लाभ कमाना। फर्क समझिए, फर्क क्या आ गया? मुख्य बात उन तीन फॉर्मेट में मुख्य बात क्या थी? टू अर्न द प्रॉफिट्स। यहां पर मुख्य बात क्या है? सेवा, सर्विस फैक्टर। The basic objective of cooperative organization is to earn profit while serving their members to the maximum. A cooperative organization is an organization of people in the society who feel that they will not be able to protect themselves from exploitation of powerful traders. जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था आपको कि कोरोना टाइम था, पूंजीवादियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना महंगा हो सकता है महंगा बेचो, क्या दिक्कत है, हमें इससे कोई मतलब, क्राइसिस है, प्रॉफिट कमाओ। तो ये पावरफुल ट्रेडर्स हैं, शक्तिशाली विक्रेता। इनका मुकाबला करने के लिए गरीब लोगों ने, जो या कह लीजिए थोड़े से जिनमें थोड़ी समझ थी, उन लोगों ने मिलकर एक गुट बनाया, एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप का नाम क्या दिया? कोऑपरेटिव सोसाइटी। In this type of organization, all the members collect their limited resources. ध्यान दीजिएगा, सबके पास रिसोर्सेज सीमित हैं। अंडर वन रूफ, एक जगह पर इकट्ठा किया, एक मैनेजमेंट के अंडर में लेके आए, एंड पर्पस क्या था उसका? टू अर्न प्रॉफिट बाय मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ देम।
इन रिसोर्सेस का, यहां पर गौर कीजिएगा, रिसोर्सेस का मतलब केवल कैपिटल नहीं है। रिसोर्सेस का मतलब है यहां पर व्यक्ति एवं उसकी पूंजी। जो पूंजी लगा सकता है वो पूंजी लगा रहा है, जो अपने श्रम, अपनी लेबर, अपना कॉन्सेप्ट दे सकता है वो कॉन्सेप्ट दे रहा है। तो डेफिनेशन क्या बनी? द कोऑपरेटिव इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू मेंबर्स एट कॉस्ट। लागत मूल्य पर देना है। ये जॉन ए शुबिन ने अपनी किताब में 1964 में अपनी किताब में लिखा था, बिजनेस मैनेजमेंट की। यानी कि हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव ओनरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप in which several persons contribute their resources voluntarily ऐच्छिक for a specific object, किसी विशेष ऑब्जेक्ट को लेते हुए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? सबसे पहली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐच्छिक, ऐच्छिक संघ है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में लोकतंत्र चलेगा। 100 मेंबर हैं, उन 100 मेंबर्स में से मान लेते हैं 60 मेंबर आपकी मीटिंग में आए, तो हमें 31, मोर देन 50% कितने हो गए? 31 मेंबर्स की कंसेंट चाहिए। मीटिंग में जितने लोग मौजूद हैं उनकी, ना कि टोटल मेंबर्स की। पहली चीज ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी चीज, इक्वल वोटिंग राइट है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने 1 लाख रुपए लगा रखा है, दूसरे आदमी ने 10 रुपए लगा रखे हैं, तो 1 लाख वाले की सुनी जाएगी, 10 रुपए वाले की नहीं सुनेगी। वोट एक होगा। लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, हेड्स आर काउंटेड। हम ये नहीं देखेंगे इस आदमी ने ज्यादा पैसा लगाया। कंट्रेरी टू कंपनी, आपके पास अगर 1000 शेयर हैं तो आपकी बात का वजन 1000 शेयर का है। आपके पास 100 शेयर हैं तो दूसरे व्यक्ति के पास उसका वजन 100 शेयर का है। वहां पर शेयर्स की वैल्यू है। यहां पर इक्वल वोटिंग राइट। आपके पास शेयर कितने हैं, पैसा कितना लगाया है, लेबर कितनी करते, से कोई मतलब नहीं है। इक्वल वोटिंग राइट। ऑब्जेक्ट इज टू सर्व द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। समाज के लोगों की सेवा करना हमारा ऑब्जेक्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द कंट्रीब्यूशन एंड नॉट ऑन द शेयर्स परचेज्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लाभों का बंटवारा जो है वो इस बात पर निर्भर नहीं है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपने कितना पैसा लगाया है। इससे मतलब नहीं। मतलब किस चीज से है? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपने सोसाइटी को क्या दिया। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति 10,000 रुपए भी लगा करके दुकान पर बैठ करके माल बेच रहा है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूसरे व्यक्ति की ज्यादा कीमत है, क्योंकि वो पैसा भी लगा रहा है, सामान भी लगा रहा है। तीसरा व्यक्ति कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं सुबह शाम रात तीनों पाली में पूरा अपना कंट्रीब्यूशन करूंगा, उसकी अपनी कीमत है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कभी भी पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं होगी। कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्निंग बॉडीज, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि इस तरह की संस्थाएं बड़े ही वैचारिक स्तर से, एक कंसेप्चुअल स्टेट से चलती हैं, इसलिए हर स्टेट, हर राज्य अपने यहां इनको चलाने के लिए, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक गवर्निंग बॉडी बनाता है, जिसको राज्य सहकारी संघ कहते हैं। इस राज्य सहकारी संघ के अंतर्गत सारी जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो रजिस्टर होती हैं और अपना काम करती हैं। यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, हालांकि स्टेट गवर्निंग बॉडीज हैं, बावजूद इसके ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस परसेप्शन से न्यूट्रल रहेंगी। इनका कोई लेना देना नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे ये कांग्रेस की पार्टी है, ये बीजेपी की पार्टी है, ये इस एक्स पार्टी की है, ये वाई पार्टी की है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, कुछ नहीं। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम ऐसा नहीं होगा। नाम क्या होगा? फलाना फलाना कोऑपरेटिव सोसाइटी, बस। पॉलिटिकल नहीं होगा, रिलीजियस नहीं होगा, कुछ नहीं।
मेन ऑब्जेक्ट जो होता है इनका क्या होता है, मिडल मैन को एलिमिनेट करना, बीच में से सब लोगों को निकाल देना। तो इनका मॉडल क्या बनता है, कैसे काम करते हैं? इन्होंने कहा कि भाई एक काम, दिवाली आ रही है, हमारे 400 मेंबर्स हैं, सबको पूजा करने के लिए मोमबत्तियों की जरूरत पड़ेगी। पूछ लिया, हाँ भाई तुम्हें कितनी चाहिए, तुमको कितनी चाहिए? पता चला 400 लोगों में सपोज 250 किलो मोमबत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब एक आदमी जाएगा सीधे मैन्युफैक्चरर के पास, हाँ जी 250 किलो मोमबत्तियां चाहिए, रेट बताओ। ऑब्वियस सी बात है, आपको होलसेल का रेट मिलेगा। आप क्या करेंगे, उस होलसेलर से पूरी मोमबत्तियां 250 किलो लेकर के आएंगे, अपने मेंबर्स के बीच में उनको बंटवा देंगे, पैसा इकट्ठा कर लेंगे। मेंबर्स को क्या फायदा हो गया, सस्ता मिल गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या फायदा हो गया, बाजार से सस्ता बेचने के बावजूद प्रॉफिट कमा लिया। तो ये जो मॉडल है म्यूचुअल कॉपरेशन पर काम करता है, दोनों लोग, इधर मेंबर्स के बीच में, उधर सप्लायर्स के बीच में, म्यूचुअल कॉपरेशन। प्रेफरेंस टू कैश बिजनेस, इस मॉडल में नकद बिक्री पर ध्यान दिया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है और इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। केवल नकद बिक्री का अर्थ ये है नो आफ्टर सेल्स सर्विस, जो है वो ये है, हमें नहीं पता, आपकी किस्मत। फायदे क्या हुए कोऑपरेटिव सोसाइटी के, मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी, जितने आपने पैसे लगा रखे हैं उतने तक आपका लायबिलिटी है, बाकियों की आपकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। मिडल मैन, बीच के, वो सब खत्म कर दिए जाते हैं। बिजनेस को इकोनॉमिक ऑपरेशन पर चलता है मतलब सस्ता, हर चीज एकदम सस्ती, कोई भी दिखावा, तड़क भड़क, बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम, एयर कंडीशनर्स, लाइटें, फोकस, कुछ नहीं। नतीजा दुकान सस्ती, जब दुकान सस्ती तो माल सस्ता, माल सस्ता तो आपके कस्टमर्स को, आपके जो मेंबर्स हैं उनको फायदा। गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे यू माइट बी सरप्राइज टू नो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो बैंक चलते हैं, बैंक्स, इवन बैंक तक ऑर्गेनाइज होते हैं, वो बाकी बैंकों की तुलना में आधा प्रतिशत तक आपको ज्यादा ब्याज देते हैं। गवर्नमेंट, ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि सरकार का उनको प्रोटेक्शन होता है। स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, क्योंकि आप डायरेक्ट होलसेलर से, डायरेक्ट सप्लायर से, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटी उठाते हैं, तो आपके पास दाम जो होते हैं उनमें हमेशा स्टेबिलिटी बनी रहती है। एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का उचित बंटवारा, जैसे मैंने अभी बताया था, मेहनत और पूंजी के बीच में एक बैलेंस बना करके प्रॉफिट्स को बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है, फीलिंग्स ऑफ यूनिटी, एकता की भावना जो है उसको बढ़ावा मिलता है। अगला जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर, ये लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा उठता है। कैसे, मान लीजिए बाजार में टीवी बिक रहा है 20,000 रुपए का, और कोऑपरेटिव सोसाइटी कह रही है भाई सारे मेंबर्स मिलकर के तय कर लो किस किस को लेना है, और जाकर के वो 15,000 रुपए में लेके आ गए। तो आज के इस भौतिकतावादी युग में, मेटलिस्टिक एज में, टीवी एक स्टैंडर्ड बन गया। दुनिया 20,000 के लेके आ रही थी, आप कितने में लेके आ गए, आप 15,000 में लेकर के आ गए। ऑब्वियस सी बात है कि आपका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आप टीवी या दूसरे मेटलिस्टिक एजेस लेकर के आने लगे, दूसरे खाने पीने की चीजें अच्छी क्वालिटी की आपको मिलने लगी, जीवन स्तर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सब सुधरती है। इफेक्टिव मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दोनों तरीके से आपका एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पैदा करती है। प्रत्यक्ष कैसे, दुकान खुली है, उस पर 4 आदमी बैठे हैं, सेल्समैन हैं, कोई सामान लेके आ रहा है, कोई सामान लेके जा रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई अकाउंटेंट रखा हुआ है। डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे, ये सब कुछ करके आप इकोनॉमी में पैसा डालते हैं, जो कि
किसी ट्रांसपोर्टर को, किसी मैन्युफैक्चरर को, किसी सप्लायर को, किसी बिजनेसमैन को बिजनेस देता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोकल नीड्स, स्थानीय स्तर पर काम करती हैं। जैसे दून कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब देहरादून के लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दैट्स इट। तो उसमें कभी भी आपको केरल का सामान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। यहां पर जरूरत हमको जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी पहाड़ की, वो चीजें मिलेंगी। उन चीजों के हमें उन्हें देखना पड़ेगा। तो suits the local needs and environment. Contrary to that, केरला में अगर आप जाएंगे तो वहां पर कोई झिंगोरा नहीं पूछेगा आपका, कोई आपका बुरांस का रस नहीं पूछेगा। वहां पर वो बात करेंगे कि भाई मछली कहां से मिल जाएगी, चावल कहां से बढ़िया मिल जाएगा, वो लेकर के आ जाओ। तो दैट इज suits the local needs and environment. ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ फायदा ही फायदा है, इसके कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान क्या है? सर्विस फैक्टर इज प्राइम। सेवा भावना प्रधान हो जाती है, जिसकी वजह से लाभ सेकेंडरी हो जाते हैं। नतीजा, लोग अपने कैपिटल को लगाने से हिचकते हैं। वो क्या कहते हैं? मेहनत करा लो जी, हम भी माल बेचने को तैयार हैं जी, पैसा नहीं है। क्योंकि पैसा तो मैंने कहीं और लगाया है, किसी और जगह पे कमा रहा हूं। तो कोशिश आदमी की क्या रहती है कि पैसा ना लगाना पड़े, केवल सर्विस सेक्टर से काम चल जाए। नो अटेंशन टुवर्ड्स द सेल्स प्रमोशन। विक्रय वृद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है, एक नोटिस सा निकाल दिया गया, दिवाली के अवसर पर जिन जिन मेंबर्स को मोमबत्ती की आवश्यकता हो, कृपया आकर के अपनी मोमबत्ती की आवश्यकता लिखवा दें। दोबारा कोई पूछने वाला भी नहीं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, मतलब मिलता जुलता एग्जांपल है। खादी आश्रम में चले जाइए, सामान आपको रखा हुआ कैसा दिखाई देगा, लोग वैसे बैठे हुए दिखाई देंगे, कैसे कितनी आपकी तरफ तवज्जो दे रहे होंगे। बस ये समझ लीजिए, दैट इज ए फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर और ज्यादा जानना चाहते हैं तो एस्ले हॉल पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप वहां पर जाकर के देख लीजिए, मिलेगा, सब कुछ है। कोई अटेंशन देने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं होगा। लिमिटेड स्कोप, सीमित क्षेत्र होता है। हर बिजनेस, हर चीज इसके माध्यम से नहीं किया जा सकता। इनएप्रोप्रिएट डेवलपमेंट, ये बड़ी समस्या होती है। इनएप्रोप्रिएट डेवलपमेंट मतलब रीजनल इम्बैलेंसेस, बहुत इसमें दिक्कत होती है। जैसे देहरादून शहरी क्षेत्र है, यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यही कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर हम किसी गांव के क्षेत्र में चलाना चाहें तो पहले तो मेंबर ही इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। हो जाएंगे तो उसका जो बिजनेस मॉडल है वो नॉन ऑपरेशनल रहेगा, नॉन फंक्शनिंग हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, इनका सामना होता है बाजार में बिजनेस माइंडेड फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस के साथ में। कोऑपरेटिव सोसाइटी को फेस करना है किसी कंपनी को, किसी सोल प्रोप्राइटर को, किसी पार्टनरशिप को, वहां दिक्कत आ जाती है। क्यों? वो तो तुरंत फैसला ले रहे हैं, उनका तो एकमात्र ऑब्जेक्ट है कमाना, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है? सर्विस के साथ कमाना। दोनों के ऑब्जेक्ट ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कट थ्रोट कंपटीशन फेस करना पड़ता है। लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। मान लीजिए 400 आदमियों की आपने ग्रुप बना लिया, इनमें से कौन लीड करेगा, कौन किसकी बातें सब सुनेंगे? पहले चुनाव कराइए, उसमें कोई अध्यक्ष चुनिए, कोई सेक्रेटरी चुनिए, कोई ट्रेजरर चुनिए, उसके बाद वो मीटिंगें होंगी, फिर उसमें प्रस्ताव पारित होंगे, उस प्रस्ताव के मुताबिक काम किया जाएगा। पता चला दिवाली निकल गई। दिवाली के टाइम पर जो आपने मोमबत्तियां मांगी थी, वो मोमबत्तियां कब आई? वो मोमबत्तियां आई आपके पास होली के टाइम पर। क्या करेंगे उनका? तो संभाल के रख दो, अगली दिवाली के टाइम पर काम आएंगी। दिस इज द प्रॉब्लम। लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, लोग पूंजी लगाने से हिचकने लगते हैं। लार्ज साइज ऑफ सोसाइटी बिकम्स इनएप्रोप्रिएट। अगर ज्यादा बड़ी सोसाइटी होती है, तो मैंने अभी बताया 400 आदमी, 600 आदमी की सोसाइटी आपने बना दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनमें से लीडरशिप निकाल के लाना, उनके फंड्स को मैनेज करना आसान नहीं रह जाता। और जैसे ही ये आसान नहीं रह जाता, स्टेट इसमें इंटरफेयर करने लगता है, क्योंकि वो कहता है बैड मैनेजमेंट।
कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, नतीजा उसमें आने लगती है।